Hello students, today we will discuss about the muter rotation. What is the muter rotation? देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था लिमिटेशंस ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसमें ये टर्म हमने यूज़ करी थी म्यूटर रोटेशन, और ये लिमिटेशन भी थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की कि जो फिनोमिनन म्यूटर रोटेशन हो रहा है इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर जो थी ग्लूकोज की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब हो क्या रहा था म्यूटर रोटेशन में, तो ये था कि ये देखा गया कि एक तो अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म आई है ग्लूकोज की, और सेकेंड वन इज द बीटा डी ग्लूकोज। बोथ दिस टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज वर स्टेबल इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो स्टेबल थी, लेकिन जैसे ही उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया तो ये देखा गया कि स्टार्टिंग में जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन था +1112 डिग्री 112 डिग्री, वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड रीचेज टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम वैल्यू दैट इज द +52.7 डिग्री। इसी तरह से बीटा डी ग्लूकोज का जो स्टार्टिंग में स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन था वो +19 डिग्री था, एंड विद टाइम इट चेंजेस एंड रीचेज टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू दैट इज +52.7 डिग्री। तो ये जो फिनोमिनन था ये इसको बोला गया म्यूटर रोटेशन। म्यूटर रोटेशन इसलिए बोला गया कि म्यूचुअली अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर वाया द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अल्फा डी ग्लूकोज देखिए स्टार्टिंग में इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 112 डिग्री, ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर के थ्रू जिसका कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन है +52.7 डिग्री, ये इस वैल्यू पे पहुंचा, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज में भी और बीटा डी ग्लूकोज में भी। तो दिस फिनोमिनन वाज टर्म्ड एज म्यूटर रोटेशन, और इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे, द चेंज इन स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और वो किसके साथ चेंज हो रहा है, इट इज चेंजेस विद टाइम एंड रीचेज टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। अब जो ये म्यूटर रोटेशन फिनोमिनन है इसकी खास बात ये है कि इट विल टेक्स प्लेस ओनली इन द एम्फीटेरिक सोलवेंट्स, खाली एम्फीटेरिक सोलवेंट्स में होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे तो वो स्टेबल थे, लेकिन जैसे ही उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन मेड इन वाटर, और हम सभी को पता है कि वाटर इज एन एम्फीटेरिक सोलवेंट। एम्फीटेरिक सोलवेंट मीन्स द सोलवेंट्स विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, और वाटर हमारा एसिड की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। तो ये जो म्यूटर रोटेशन एक्वस सॉल्यूशन में हुआ, अगर आप प्योरली एसिडिक सॉल्यूशन लोगे, अगर अल्फा डी ग्लूकोज का प्योरली एसिडिक सॉल्यूशन बनाया तो उसमें म्यूटर रोटेशन नहीं होगा, या बेसिक सॉल्यूशन बनाया उसमें भी म्यूटर रोटेशन नहीं होगा, इट विल टेक्स प्लेस ओनली इन द एम्फीटेरिक सॉल्वेंट। और सपोज आपने ये सॉल्यूशन बनाया अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज का पिरिडीन में, पिरिडीन बेसिक है उसमें म्यूटर रोटेशन नहीं होगा, और अगर आपने इसका क्रीजोल में बनाया दैट इज एसिडिक, उसमें भी म्यूटर रोटेशन नहीं होगा। बट इफ वी विल टेक द मिक्सचर ऑफ पिरिडीन एंड क्रीजोल means we are taking acid as well as base, तो उस केस में म्यूटर रोटेशन is possible now. The second main thing is that the muter rotation takes place via concerted mechanism. देखिए I have written here concerted mechanism. Concerted mechanism means the bond formation and the bond breaking takes place simultaneously. साथ साथ होता है bond breaking और formation. ऐसा नहीं है कि पहले बॉन्ड टूटा और फिर बॉन्ड बना, वो साथ साथ चलेगा। इस तरह के मैकेनिज्म को बोला जाता है कंसर्टेड मैकेनिज्म, एंड इट कैन बी रिटन एज म्यूटर रोटेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज, हमने यहाँ स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन लिखा है इसका, इज इन इक्विलिब्रियम इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दिस इज द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इट कंटेन्स द ओपन चेन स्ट्रक्चर, this contain the open chain structure of glucose and it is in equilibrium with the beta D glucose having specific angle of rotation +19 degree. तो ये तो म्यूटर रोटेशन था। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका एग्ज़ाम में इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। और अगला जो हम ये देखेंगे कि हाउ दिस म्यूटर रोटेशन विल टेक्स प्लेस, ये होगा कैसे, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। तो देखिए मैंने इधर अल्फा डी ग्लूकोज लिखा है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैसे अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज लिखेंगे। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज बोथ आर डिफरिंग इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट कार्बन नंबर 1। देखिए रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एट कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इज सेम, ओनली दीज टू स्ट्रक्चर्स आर डिफरिंग एट कार्बन नंबर 1 एंड दीज आर एनोमर्स। ये भी हम इसको बोलेंगे, दिस इज द कार्बन नंबर 1। अब देखिए म्यूटर रोटेशन में क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज
खुलेगी चेन इसकी और इट विल कन्वर्टेड इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड द ओपन चेन स्ट्रक्चर विल कन्वर्टेड इनटू द बीटा डी ग्लूकोज। रिवर्स अगर हम देखें तो बीटा डी ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू द ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कन्वर्टिंग इनटू द अल्फा डी। ये होगा कैसे? अब देखिए हमने सोलवेंट क्या लिया था, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर, वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो देखिए आपने कुछ नहीं लिखना, इधर पहले अल्फा डी ग्लूकोज लिखो, इधर बीटा डी ग्लूकोज और बीच में पहले आप बना लो ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये हमें लिखनी आती है अच्छे से। अब आप अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास में वाटर को इस तरह से लिखिए, और जो फिफ्थ कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, इसके सामने से आप ऐसे लिखिए वाटर को। देखिए मैंने ऐसे लिखा है, जो चेन है उसके आसपास मैंने इस तरह से लिखा वाटर को, और फर्स्ट कार्बन के आसपास मैंने इस तरह से लिखा वाटर को। दो मॉलिक्यूल वाटर के लिख लिए हैं। फर्स्ट वाले जो कार्बन के आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल लिखा है दैट विल एक्ट एज बेस, और इधर जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट विल एक्ट एज एसिड। जबकि आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में यहाँ पे रिवर्स लिख लीजिए, जो आपने इधर लिखा था वो आप इधर एसिड की तरह लिखोगे मॉलिक्यूल, ओपन चेन स्ट्रक्चर में रिवर्स कर दिया हमने, और इधर हमने लिख दिया बेस। बस इतना पहले हम करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही है। दूसरा स्टेप देखिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन दिस रिंग। हमें रिंग तोड़नी है। रिंग कहाँ से टूटेगी? अगर कार्बन नंबर 1 और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड टूट जाए, देखिए ये बॉन्ड टूट जाए, वापस ये OH हो जाए इस तरह से, और जो फर्स्ट कार्बन है उसका ये हमें OH नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड O ये चाहिए हमें, एल्डिहाइड ग्रुप H तो हमारे पास है, तो हमें चेंज कहाँ चाहिए, यहाँ फर्स्ट कार्बन के OH के आसपास और कार्बन और इथरनल ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के आसपास। वी नीड द चेंज हेयर। तो सबसे पहले हम कहेंगे, देखिए होगा क्या, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज बेस, एंड व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ बेस? बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेस विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। बेस का काम यही है कि वो क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए बेस को प्रोटोन कहाँ से मिलेगा, ये वाला प्रोटोन देखिए। नाउ दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज बेस एंड एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन फ्रॉम दिस हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन। यहाँ से ले लेगा इसको। अब देखिए अगर वाटर मॉलिक्यूल H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+, सो द बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल ब्रेक अप एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स कार्बन एंड ऑक्सीजन। नाउ दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग नाउ, ये बॉन्ड टूटेगा और वाटर H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो किस फॉर्म में निकलेगा, H2O + H+, तो ये क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से। तो देखिए एक काम हमारा हो गया है, ये बॉन्ड हमारा टूट गया है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगा है, जो हमें चाहिए था ओपन चेन स्ट्रक्चर में। H तो इधर है ही, एल्डिहाइड ग्रुप दोबारा रिगेन हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी विल एक्सीड टू द 5, बट कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। सो इट है, अगर नया बॉन्ड बन रहा है तो इट हैव टू ब्रेक अप इट्स ओल्ड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, पोलर बॉन्ड कौन सा है, अब यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है। नाउ दिस बॉन्ड टेंड्स टू ब्रेक अप, तो ये वैलेंसी इधर जाएगी, ये डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हुई, ये अपने एक बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड कौन सा टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का, एंड द बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर सॉरी। क्यों, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, तो बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा एंड द ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड टूटेगा, देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, मीन्स इट विल ब्रेक अप और इट विल कैरी द नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है, हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, फिफ्थ कार्बन पे हमें क्या चाहिए, OH, O तो ये है ही, एक H कहाँ से मिलेगा। नाउ दिस एसिड मॉलिक्यूल, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज एसिड एंड लूज H+, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड टू लूज H+, सो दिस O नेगेटिव विल एब्स्ट्रैक्ट द H+ फ्रॉम दिस एसिड। अगर ये यहाँ से H+ ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, OH। ये देखिए 5वें कार्बन पे ये क्या आ गया है वापस, OH, एंड द बॉन्ड बिटवीन H एंड O विल ब्रेक अप एंड इट विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव। तो यहाँ पे OH नेगेटिव की फॉर्म में ये निकल गया है। तो देखिए ये बॉन्ड टूटा, 5वें कार्बन का OH को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, वापस OH आ गया, ये रिंग टूट चुकी है, C डबल बॉन्ड O आ गया है, तो ओपन चेन में अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो चुका है। सिर्फ एरो का खेल है, आपको ये देखना है कि एरो हमें किधर से किधर करना है, जस्ट टू रिमेंबर वेयर टू राइट H2O एज अ बेस एंड वेयर टू राइट H2 एज ए एसिड। नो नीड टू ग्राम, सिर्फ समझने की बात है। सिमिलरली आप यहाँ कर सकते, जैसे यहाँ करा हमने वैसे ही यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे H2 बेस की तरह काम करेगा। अब ये क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन, दिस प्रोटोन। सिमिलरली जो हमने वहाँ करा है,
द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल शिफ्ट टुवर्ड कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखिए सी डबल बॉन्ड बनेगा। अगला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का टूटेगा एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम दिस एसिड एंड इट विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ OH नेगेटिव। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको HCO पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये देखिए, ये तो रिंग दोनों अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज हमने बता दिया कैसे खुल के ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। अब ओपन चेन कैसे रिंग में कन्वर्ट होगा, देखिए कैसे होगा। नाउ हेयर दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एक्ट एज बेस। हमें 5th कार्बन का ही हाइड्रोक्साइल ग्रुप इंटरेक्ट कराना है एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस वाटर मॉलिक्यूल विल एब्स्ट्रैक्ट द H+ फ्रॉम दिस OH ऑफ 5th कार्बन। अगर यहाँ से ये H पॉजिटिव को ले लेगा तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। एंड द ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन. It stands to form the ring with this aldehydic carbon, and the bond between oxygen and carbon and oxygen will shift toward oxygen. This will carry negative charge, and from this solution it will abstract the H plus and gives you H. तो यहाँ पे देखिए H और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और OH. अब ये यहाँ पे तो ये कार्बन कायरल नहीं था, प्लेनर था, और जब ये H और OH ये बना देगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका कायरल हो जाएगा. तो कन्फिग्रेशन आपका H लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है. अगर OH आपका राइट हैंड साइड हुआ है तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा, और OH अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ है तो वो क्या बन जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज. तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन. अब देखिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैंने लिखा हुआ है कि अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन द 36%, beta D glucose exists in the 64%, and very little amount of open chain structure will exist, that is the 0.5%. इसके बेस पे हम एक दो लिमिटेशंस और हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर की, वो एक्सप्लेन कर पाएंगे. अब हम म्यूटा रोटेशन के हेल्प से 1 और 2 लिमिटेशंस जो हैं वो ओपन चेन स्ट्रक्चर की हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो थी वो रॉन्ग थी, और यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो रिंग स्ट्रक्चर की है. तो अब हमें देखेंगे क्या रिंग स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की जो बनाई है, जो साइंटिस्ट ने सजेस्ट की थी, वो क्या जो कमियां थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की उनको एक्सप्लेन कर पाई. तो देखिए सबसे पहली जो कमी थी उसको तो हम बाद में देखेंगे. एक सेकंड नंबर पे जो हमने लिमिटेशन पढ़ी थी वो ये थी कि वो रूम टेम्परेचर पे जब हम ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और 98 डिग्री सेल्सियस से अबव वो क्या बनाता है, बीटा डी ग्लूकोज. और ये 2 एनोमर्स के बनने की पॉसिबिलिटी कहाँ से आई. तो देखिए रिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, और रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इजीली एक्सप्लेन कर रही है. यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा बताया हुआ है, दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा डी ग्लूकोज, एंड रिंग स्ट्रक्चर इज इजीली एक्सप्लेन द अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज. तो वो लिमिटेशन हम यहाँ एक्सप्लेन कर पाए. दूसरी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि अगर ग्लूकोज की रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल से कराते हैं, मिथाइल अल्कोहल से अगर ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज विल फॉर्म मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड. तो देखिए जो आपकी ये स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे अगर मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, मिथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तो जो फर्स्ट कार्बन का H है, मिथाइल अल्कोहल की क्या स्ट्रक्चर है आपकी, CH3OH. तो जो फर्स्ट कार्बन का H है वो आपका यहाँ पे क्या से रिमूव होगा. देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मिथाइल अल्कोहल CH3OH, तो दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय OCH3. H की जगह दिस H विल बी रिप्लेस्ड बाय CH3. तो जो H है उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3. OH की जगह अब क्या आ गया है, OCH3, और इसको क्या बोला गया, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड. इसी तरह से जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें भी H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, अगर ये मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा. तो ये देखिए H की जगह OH वाले H की जगह क्या आ गया है, CH3, और ये क्या बन गया है, मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड. सो दिस लिमिटेशन इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय द रिंग स्ट्रक्चर. अगली जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि हमने ये देखा कि ग्लूकोज तो जो है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्या देता है, ऑक्साइम देता है, बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नहीं देता. अब देखिए अगर हम ये माने कि रिंग स्ट्रक्चर को अगर हम देखें ग्लूकोज की, और रिंग स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनी,
ये आपकी रिंग स्ट्रक्चर जो थी वो ये रिंग स्ट्रक्चर देखिए बनी। अब ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है। अगर पेंटा एसीटेट अगर हम करें, पेंटा एसीटेट मीन्स वी हैव टू इंसर्ट 5 एसीटेट ग्रुप इन इट। तो जितने भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर देयर एंड दिस ऑल 5 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू द एसीटेट ग्रुप। तो जितने भी OH हैं उसके H की जगह एसीटेट ग्रुप आ जाएगा। इधर भी एसीटेट ग्रुप आएगा, इधर भी एसीटेट ग्रुप आएगा, इधर भी एसीटेट, इधर भी एसीटेट और इधर भी एसीटेट। वो बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, जो भी OH था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, दिस इज एसीटेट ग्रुप। तो इट हैव 5 एसीटेट ग्रुप, तो दिस इज द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट एंड इट इज़ द अल्फा फॉर्म। सिमिलरली बीटा फॉर्म हो जाएगी, बीटा फॉर्म में ये फर्स्ट कार्बन पे जो OAC है वो इधर हो जाएगा। तो नाउ दिस इज द ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। अब देखिए ये जो आपका ग्लूकोज पेंटाएसीटेट है, इसमें तो कोई फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है ही नहीं, और एल्डिहाइडिक ग्रुप ही तो ऑक्साइम बनाएगा भाई। अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वही तो हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, ये दिस इज द हाइड्रोक्साइल अमीन, वही तो हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड NOH, दैट इज द ऑक्साइम। लेकिन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट डजंट हैव एनी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, सो हाउ इट कैन फॉर्म द ऑक्साइम। तो ये ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो ये आपकी तीसरी लिमिटेशन थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जो कि रिंग स्ट्रक्चर ने अच्छे से एक्सप्लेन की, मीन्स द रिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल। चौथी जो आपकी थी वो म्यूटर रोटेशन, मैंने आपको बता दिया है। म्यूटर रोटेशन तो हमने एक्सप्लेन कर ही लिया है कि कैसे म्यूटर रोटेशन हो रहा है, और रिंग स्ट्रक्चर उसको ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहा है। अब बात ये आती है कि जो एक मेन लिमिटेशन थी कि जिसमें हमने देखा था कि UV स्पेक्ट्रम में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप की करस्पॉन्डिंग कोई पीक ही नहीं दिखाई दी। तो उसको देखिए क्यों नहीं दिखाई दी। ये देखिए जो म्यूटर रोटेशन हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि मैंने अब आपको बताया कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, बट इट विल एग्जिस्ट ओनली इन वेरी 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 लिटिल अमाउंट, 0.5%। तो इतनी कम अमाउंट है और वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो UV स्पेक्ट्रम उसको कैच नहीं कर पाता है और फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप की करस्पॉन्डिंग पीक नहीं दे पाता है। और जो सबसे पहली लिमिटेशन हमने पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी कि जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप की जो मेन करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट इज द रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड द रिएक्शन विद स्किप्स रिएजेंट, ये नहीं देता भाई। अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है तो वो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कैसे देता है भाई। हमने पढ़ा है ना, ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देता है, वो हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ भी रिएक्शन देता है और वो फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ भी देता है। अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है तो वो इनके साथ रिएक्शन क्यों देता है, इनके साथ क्यों नहीं देता। लेकिन हमने अभी क्लियर करा है कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है और रिंग में भी एग्जिस्ट करता है, बट एग्जिस्टेंस इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर इज वेरी 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 लो। और जो हमारे हाइड्रोक्साइल अमीन है और हाइड्रोजन साइनाइड है, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, और ये इतने स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हैं कि वो लिटिल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। और इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो ये जितना कंज्यूम होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द ओपन चेन स्ट्रक्चर विल फॉर्म, और ये पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिल अमीन और हाइड्रोजन साइनाइड और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन एक बार ये कंज्यूम होना चाहिए। बट द स्किप्स रिएजेंट एंड सोडियम बाइसल्फाइड, दीज आर वेरी वेरी वीक रिएजेंट्स। ये इतने वीक रिएजेंट्स हैं कि वे स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ एक बार इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और एक बार इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इसलिए जो ग्लूकोज है वो स्किप्स रिएजेंट और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज दीज आर वेरी वीक रिएजेंट एंड अनेबल टू रिएक्ट विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर, whereas the hydrogen cyanide, hydroxyl amine and phenyl hydrazine are very very strong reagent. They can interact with the very little amount of open chain structure, and once the equilibrium is disturbed, more and more amount of open chain structure will form and the compound will react with all the reagent of hydrogen cyanide and phenyl hydrazine and hydroxyl amine. So we have seen here that the ring structure is able to explain all the limitations of open chain structure. तो ये हमने इसके फेवर में एविडेंसेस देखे। तो यहाँ पे आज हमने देखा म्यूटर रोटेशन एंड द एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर. Rest of the topics will be discussed in the next video. Thanks.